एक पति पत्नी जिनकी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी और फिर पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें पराये मर्द से संबंध बनाना है और वह पत्नी तैयार हो जाती है और पहुंचती है उसी शख्स की मुँह बोली बहन के पास जिससे उसको संबंध बनाना था। मगर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, फिर होते हैं दो कत्ल। एक उस शख्स का जो शख्स उस महिला के साथ संबंध बनाना चाहता था और दूसरी उसकी मुँह बोली बहन। आखिर यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और जो यह प्लानिंग की गई थी वह एक वेब सीरीज़ देखकर की गई थी। आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, सबसे बड़ा सवाल ये था। जब इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का ज़िला है इंदौर और उसी के अंतर्गत एक इलाका है अशोकनगर। यहीं पर एक परिवार यानी पति पत्नी, जो पति थे जिनका नाम था नितिन कुमार, जो कि मार्केटिंग का काम करते थे और ज़्यादातर समय यह घर से बाहर ही रहते थे, और उनकी पत्नी थी ममता, जिनकी अभी 3 से 4 साल पहले ही शादी हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो थी ममता, जो कि नितिन की पत्नी थी, एक दिन वह अशोकनगर में ही एक जो मोहल्ले में जो ब्यूटी पार्लर था, जो कि उसकी संचालिका थी सरिता कुमारी, उसके वहाँ जाती है ब्यूटी पार्लर में अपना फेशियल वगैरह कराने के लिए। तभी सरिता बताती है कि जो मेरे मुंह बोले भाई हैं जिनका नाम रवि ठाकुर और पेशे से वह होटल के कारोबारी हैं और उनकी एक संस्था चलती है जो कि एक ग्रुप है राधे राधे नाम का, और उसी ग्रुप में एक मैसेज आया है। उस मैसेज में यह लिखा है, अगर कोई महिला मथुरा वृंदावन घूमना चाहती है तो उनकी बस इस तारीख को जाएगी और उसका मात्र शुल्क 250 रुपये है। सरिता कहती है अगर तुम्हारा मन हो तो तुम भी चल सकती हो। तो ममता सोचती है क्यों ना इतनी थक हार जिंदगी थोड़ा अलग से घूम लिया जाए, ज़्यादा कि उसका माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। तभी वह कहती है ठीक है, मेरा भी एक टिकट बुक कर लो। अब सरिता और जो ममता दोनों निकलती हैं उस ग्रुप यात्रा करने के लिए, और उस ग्रुप यात्रा में उनका मुँह बोला भाई भी था सरिता का, जिसका नाम था रवि ठाकुर, और उसमें कई महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं ही थी उस बस में। अब बस निकलती है मथुरा वृंदावन घूमने के लिए, और इसी बीच ममता और रवि ठाकुर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और दोनों जब वापस आते हैं तो ज़्यादा बातचीत होने के कारण दोनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति प्यार हो जाता है। अब वहीं पर रवि ठाकुर सरिता का मोबाइल, जो ममता का था, उसका मोबाइल नंबर लेता है और कहीं ना कहीं अब दोनों बातचीत करने लगे थे। यह बातचीत का सिलसिला ज़्यादा बढ़ता है तो फिर ममता को रवि ठाकुर बुलाता है अपने होटल में मिलने के लिए, और यहाँ तक कि उसके साथ संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के साथ साथ उसने अब ममता का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था। अब इधर दिन बीतते हैं जब उसका ममता का पति, जो कि ज़्यादातर बाहर रहता था नितिन, वह घर आता है, देखता है कि उसकी पत्नी का रवैया थोड़ा थोड़ा अलग है। वह ऐसा लगता है कि ज़्यादातर समय अपना मोबाइल पर बिजी रहती और वह मैसेज करती और उसका हंस हंस कर जवाब दिया करती। जब वह कुछ पूछता अपनी पत्नी से तो वह इग्नोर कर देती। तो उसने सोचा क्यों ना अपनी पत्नी की जासूसी की जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए कि ज़्यादातर मोबाइल पर बात किससे करती हैं। एक दिन उसकी पत्नी सुबह नहाने के लिए गई थी, तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है और उसकी पत्नी कहती है उठाओ देखो कौन है। और जैसे ही वह मोबाइल करता है फ़ौरन उस पर एक मैसेज आता है। मैसेज जो किया था वह किसी और ने नहीं किया था, वह रवि ठाकुर ने किया था, और उसमें लिखा था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और कब तुम मुझसे होटल में मिलने आओगे। जैसे ही यह नितिन ने देखा, यानी ममता के पति ने देखा, वह क्रोधित हुआ, और जैसे ही ममता वॉशरूम से निकल कर बाहर आई तो उसने पूछा इस शख्स के बारे में, और तब ममता ने गोलमोल जवाब दिया। इसके बाद नितिन ने डांटा, फटकारा और यहाँ तक हिदायत दी, आज के बाद तुमने उस शख्स से दोबारा बात की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा, और यहाँ तक कि ममता का मोबाइल भी उसने छीन लिया। अब इधर 10-15 दिन हो गए थे और जो रवि ठाकुर था यानी सरिता का मुँह बोला भाई, वह ममता को फ़ोन करता और ममता का फ़ोन इधर स्विच ऑफ बता रहा था। अब रवि ठाकुर कहीं ना कहीं उसको भी चिंता बढ़ रही थी कि आखिर जो इसकी प्रेमिका ममता है वह फ़ोन ऑन क्यों नहीं किए है, ऐसी क्या बात हुई वह जो मुझसे बात नहीं कर रही।
तभी रवि ठाकुर अपनी मुँह बोली बहन को भेजता है, पूछता है कि जाओ तुम देख के आओ सरिता का क्या हाल है, वह मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती। अब सरिता ममता के घर आती है एज ए फ्रेंड और पूछती है तो ममता बताती है कि मेरे पति को पता चल गया है कि मेरा रवि ठाकुर यानी तुम्हारे मुँह बोले भाई संबंध है, तो इसीलिए उन्होंने हिदायत दी है और मेरा फ़ोन भी छीन लिया है। यह बात जब सरिता अपने मुँह बोले भाई को बताती है तो वह एक कीपैड का फ़ोन देता है, सिम देता है और कहता है यह फ़ोन दे दो जाके, और जब मुझे बात करनी होगी तो मैं मिलाऊंगा। इसके बाद वह छुपा कर रख देगी। इसके बाद फिर धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ गई और तभी रवि ठाकुर ने एक दिन ममता से कहा कि आज तुम मिलने के लिए मुझसे क्या होटल में आ पाओगी, बहुत दिन हो गए हैं। ममता अपने प्रेमी के झांसे में आती, पहुंचती है होटल में और होटल में देखती है कि वहां पर रवि ठाकुर के दोस्त भी तमाम थे। और पहले तो रवि ठाकुर बात करता है और कहता है कि मुझे पहले तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, फिर मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ भी तुम्हें संबंध बनाना पड़ेगा और जिसके बाद तुमको बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही यह बात ममता सुनती वह हैरान और परेशान हो जाती है और उसके मन में मन एक शंका जरूर चल रही थी कि आखिर मैंने जिससे प्यार किया वह मुझे अपने दोस्तों के प्रति परोसने के लिए कह रहा है, यह बहुत ही गलत है। जिसका वह विरोध जताती है और रवि ठाकुर से कहती यह सब मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी रवि ठाकुर धमकी देता है कि अगर तुम मेरे दोस्तों के साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मेरा और तुम्हारा एक वीडियो भी है जिसमें हम लोग रिलेशन में हैं और जिसमें समय बिताया है, नहीं तो मैं वह तुम्हारे पति को भेज दूंगा और इसको मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। और ममता फ़ौरन वहाँ से भागकर घर आती है और वह सोचती है कि अब क्या किया जाए, अगर मैं अपने पति को बताऊंगी तो वह मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे। तभी वह अंदर से हिम्मत जुटाती है, यह सब बात अपने पति को बताती है कि जो सरिता है, जो कि रवि ठाकुर की मुँह बोली बहन है, उसने मुझे ब्लैकमेल किया, फंसाया है। अब वह पराए मर्दों से रवि ठाकुर कह रहा है संबंध बनाओ, अब मुझे इस छुटकारे से निजात दिलाओ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब नितिन एक वेब सीरीज़ देखता है कि क्यों ना इन दोनों को ही रास्ते से हटा दिया जाए जिसके बाद मेरी पत्नी स्वतंत्र हो जाए। तभी जो नितिन था एक वेब सीरीज़ देखता है कि आखिर कत्ल कैसे किया जाए और किस तरह से उसे बचा जाए। तभी एक दिन तारीख डिसाइड होती है 9 दिसंबर 2023। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम सरिता से कह दो कि मैं उसके घर आ रही हूँ और जब मैं आ जाऊँ तो अपने भाई को बुलाना और बहुत मन कर रहा है मुझे तुम्हारे भाई से मिलने के लिए। अब जैसे ही दोपहर के 12:30 बजते हैं और इधर जो नितिन और ममता निकलती हैं जो कि सरिता के घर के लिए, और जो सरिता की 8 साल की बेटी थी उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारी आंटी ममता आ रही हैं, तुम बगल में घर में चली जाओ और कुछ घंटे बाद आ जाना। अब इधर ममता पहुंचती है सरिता के घर और इधर उसका पति भी पहुंचता है पीछे से। और जैसे ही ममता उसके घर सरिता के अंदर पहुंचती, जैसे सरिता चाय बनाने के लिए जाती है और पीछे से ही तुरंत जो उसका पति था नितिन आता है, उसको पकड़ता है, ताबड़तोड़ तब तक हमला करता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती और उसकी लाश को बेड के नीचे डाल देता है। और फिर वहाँ पर जितने दाग थे सब साफ़ किए जाते हैं और फिर ममता ही इसके अपने फ़ोन से मैसेज करती रवि ठाकुर को कि मैं तुम्हारी बहन के घर आ चुकी हूँ और तुम कहाँ हो। तो भी रवि ठाकुर कहता है बस 15 से 20 मिनट को मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। अब जैसे ही रवि ठाकुर उसके घर के अंदर दाखिल होता है, कहता है कि मेरी बहन नहीं दिख रही सरिता, वो कहाँ गई। तो ममता कहती है कि वह कुछ मार्केट गई है सामान लेने के लिए और कहा है कि मेरे भाई आए तो उनका ख्याल रखना। और तभी वह अपने प्रेमी रवि ठाकुर को बेड पर बैठालती है और कहती है आज कुछ अलग करने का मन कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं पट्टी बांधती हूँ। और फिर दोनों लोग कपड़े उतारते हैं और फिर संबंध बनाएंगे। अब रवि ठाकुर सब चीज़ों से अनजान था, जैसे जैसे ममता कह रही थी वैसे वैसे वो कर रहा था। और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, पट्टी बांधी और पीछे जो दरवाजे के किनारे छुपा हुआ युवक यानी ममता का पति था नितिन, वह एक चाकू लेकर आया था, ताबड़तोड़ हमला करता तब तक जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। यह सब मारने के बाद वह उसकी बॉडी को भी बेड के नीचे छुपा देता है। दोनों वहां से मौका पाकर भाग जाते हैं। अब 15 से 20 मिनट बाद जो उनकी बेटी यानी 8 साल की बेटी थी वह अपनी मम्मी को फ़ोन करती है, कहती है कि माँ अब मैं घर आ जाऊँ, आंटी क्या वो चली गई हैं।
फ़ोन उठता नहीं है। वह जब घर आती देखती है कि उसकी माँ की लाश बेड के ऊपर पड़ी है और जो उसके मामा रवि ठाकुर हैं उनकी बेड के नीचे, जिसके बाद वह शोर मचाती। शोर मचाने के बाद फ़ौरन वहाँ आसपास के लोग आते हैं। लोगों के साथ पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया जाता है और उस बच्ची से पूछताछ होती है कि तुम आखिर घटना के वक्त कहाँ थी। तो वह कहती है कि एक आंटी आने वाली थी, इसीलिए मम्मी ने कहा था कि तुम थोड़ी देर बाद आना घर में। तभी मैं बगल वाले घर में गई थी, आंटी को वहाँ बैठी थी और उन्होंने कहा था जब मैं फ़ोन करूँगी तब तुम आना। अब पुलिस वाले भी हैरान और परेशान, आखिर वो आंटी कौन है जिनके आने से अपनी बेटी को उन्होंने दूर किया। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करती हैं और एक फुटेज में दिखता है कि एक औरत और एक पति जो कि ऑटो से उतरे हैं अंदर आए हैं। जब यह फ़ोटो पूछी जाती मुखबिर से पता चलता है या उसी मोहल्ले की रहने वाली ममता और उसके नितिन पति की हैं। अब पुलिस फ़ौरन वहाँ दबिश देती, इसके घर पहुँचती, ममता से उससे पूछताछ करती है कि तुम आखिर सरिता के घर क्या करने गई, तुमने क्या 2 कत्ल किए हैं। वह हड़बड़ाती है और पुलिस वाले उसके हाथ पर देखते हैं बैंडेड लगा है। जब इसके बारे में पूछताछ की जाती है तो वह बताती है कि मामूली चोट वह गिर गई थी और जब बैंडेड खोला जाता है तो ऐसा लगता है कि चाकू के निशान थे। और पुलिस के सामने दोनों टूटते हैं और फिर सच बताते हैं जो कि हैरान और परेशान कर देना था। तभी ममता कहती है कि जो रवि ठाकुर यानी मेरा प्रेमी था और जो उसकी मुँहबोली बहन थी, इन दोनों ने मुझे फंसाया। और यहाँ तक कि रवि ठाकुर ने ये कहा कि अगर तुम मेरे दोस्तों के साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगी। तभी मैंने और पति ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि मैंने सोचा कि जो रवि ठाकुर का कत्ल कर देंगे और जिसने फंसाया यानी सरिता उसको ही मार देंगे, जिसके बाद हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। और दोनों फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए और यहीं से कहानी का अंत हुआ। कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी ज़्यादा होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई वह सबूत छोड़ ही जाता है। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी में शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।